जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लाया हूँ CGL के सारे इंग्लिश के प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशन। तो ये हमारा पहला दिन है आज और सुबह के 6 बज रहे हैं और डेली हम सुबह 6 बजे आपके लिए ये सेट लेकर आएंगे वाइज। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये देखिए, पहला सेट है हमारा CGL 2023 जुलाई में हुआ है। ये पहला शिफ्ट है ये, और इसका आपको मैं बताता चलूँ कि जो इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं। तो पहला है आपका भाई साहब वोकैब है। वोकैब में आपका 12 से 13 क्वेश्चन होता है, मान लीजिए 13 क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्रामर में आपका 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में भी आपका फिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन में आपका 5 क्वेश्चन पीटी के लिए। मेंस की बात करते हैं तो ये सारे नंबर डबल्स हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इंग्लिश आपका 45 क्वेश्चन होता है मेंस में, और पीटी में है आपका 25 क्वेश्चन। तो मेंस में बाकी मैथ 30 है, इंग्लिश जीके जीएस 25 है, और रीजनिंग 30 है। और सबसे ज़्यादा नंबर है इंग्लिश के, और इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलिए अपना सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segment, identify the segment that contains an error। कह रहा है कि नीचे दिए गया जो सेंटेंस है वो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्शन में एरर है। तो पहले चलिए दोस्तों हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब देखिए यहाँ पे जो नीतू है, अब ये 4 सेगमेंट दे दिया आपको, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से किस में एरर है आपको बताना है। अब नीतू क्या है, सिंगुलर है, किसी लड़की का नाम है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। अब एक रूल होता है SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ये नीतू सिंगुलर है तो आपका यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसमें नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक चीज और साथ में बताता चलूं, देखिए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां पे सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां पे फॉर का यूज होता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फर्क है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो टाइम जो आप जानते हैं, जैसे कि 10 o'clock सबको पता है 10 बजे। अब जैसे कोई बोल दे कल से, तो कल एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये नहीं पता कि कल कितने बजे से, तो इसलिए वहां पे फॉर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नीचे जो सेंटेंस दिया गया इसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, और उस अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। दूसरे क्वेश्चन में अंडर वर्ड का एंटोनिम बताना है। देखिए अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे कि अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो नीचे का अपोजिट क्या होता है, ऊपर। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला है ओवर, सिंक, बिहाइंड, बीनीथ। ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवर। बाकी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। बाकी सारे ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब होता है सबमर्ज होता है, यानी डूब जाना होता है। जैसे कोई जमीन का हिस्सा है और पानी आ गया, बाढ़ आ गया, वो नीचे डूब गया, तो उसके लिए सिंक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंक का मतलब होता है डूबना। कि दूसरा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। एक इडियम फ्रेज है, बिहाइंड द बार, आई विल पुट यू बिहाइंड द बार, तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझ गए। बिहाइंड द बार का मतलब होता है जेल में, सलाखों के पीछे। बार मतलब क्या होता है, रॉड होता है ना, ऐसे जेल में आदमी रहता है, इसके पीछे खड़ा रहता है ना, तो बिहाइंड द बार ऐसे आपको याद हो जाएगा। ये बार दिख रहे, बार मतलब होता है रॉड, इस रॉड के पीछे। दूसरा है बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो ये क्या हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये अंडर का सिनोनिम हो जाएगा, हमें एंटोनिम बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट ईच इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग dignitaries sat in their assigned row and joked with vegetarian brahmin apprentices। इसमें 4 वर्ड ऑप्शन में दिए गए हैं, असाइन, अप्रेंटिसेज, बेगर्स एंड ग्लिटरिंग। इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लिटरिंग का स्पेलिंग होता है GLITT, ठीक है, ERING। ग्लिटरिंग का मतलब है चमकता हुआ, जैसे कि गोल्ड है, डायमंड है, सब क्या होता है, ग्लिटरिंग, चमकता है और फेमस भी होता है इसका मतलब। चलिए इस सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट ईच इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्निटरीज। कह रहा है कि जो गांव के भिखारी हैं वो ग्लिटरिंग डिग्निटरीज के इकट्ठा होने का बेचैनी से प्रतीक्षा अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो वे क्या करें, आराम से उनको जो रो असाइन थे, यानी जो वहाँ पे जो बैठने की उनकी जगह थी, वहाँ पे आराम से बैठ के ये जो वेजिटेरियन ब्राह्मण के चेला चपाटी हैं, समझ रहे हैं, अप्रेंटिसेस का मतलब होता है नौसिखुआ, प्रशिक्षु, जो कोई किसी काम को सीखता है उसे अप्रेंटिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेजिटेरियन ब्राह्मण के प्रशिक्षु हैं, उनके चेले हैं, उनके साथ वो क्या करें, मजाक, उनके साथ जोक मार रहे हैं, उनके साथ मजे ले रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि एक्टिव में है। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो अब देखना है आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मेन इनमें वर्ब का मेन सीन होता है, ठीक है। तो वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है, विल अनाउंस है ना। तो विल अनाउंस का पैसिव हो जाता है विल बी अनाउंस्ड, ठीक है। विल के साथ बी आ जाएगा और उसका अनाउंस का थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो विल बी अनाउंस्ड। तो आप आराम से चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आपका विल बी आ रहा है। देखिए पहले में विल हैव है, नहीं होगा। दूसरे में आर बीइंग है, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरे में है अनाउंस्ड है, यानी ये पास्ट टेंस में है ना, तो इसमें विल बी तो है नहीं। देखिए आपका लास्ट ऑप्शन में विल बी अनाउंस्ड है, तो आप इस वे में जल्दी कर सकते हैं पैसिव वॉइस का आंसर। सारे ऑप्शन ना पढ़ के आप केवल वर्ब को कंसीडर करें और सारे ऑप्शन चेक करें। अब सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो फटाक से आपको मिल जाएगा विल बी अनाउंस्ड, यहाँ पे है, तो आंसर सही होगा। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक बार हम लोग सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। तो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कल अनाउंस करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट, एनुअल मीटिंग जो होगी टुमारो, उस मीटिंग में अनाउंस करेंगे कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या रहा कंपनी का, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेंटेंस इसमें है सब में, और इनमें बताना है कि इनमें किसमें सेंटेंस सही है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। इसमें देखिए इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चलिए बाकी ऑप्शन मान के चलिए अगर हमारे अकॉर्डिंग पहला सही है, बाकी को साबित करना है कि बाकी सारे गलत कैसे हैं, ठीक है। तो दूसरा पढ़ते हैं, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन। देखिए अब क्या है, पार्टिसिपेंट्स है ना, पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या आएगा, हैज नहीं हैव आएगा, तो इस वे में दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, ए पार्टिसिपेंट्स ऑफ कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो ए पार्टिसिपेंट्स नहीं होगा ना, या तो ए पार्टिसिपेंट होगा नहीं तो पार्टिसिपेंट्स होगा, या तो ए पार्टिसिपेंट होगा नहीं तो पार्टिसिपेंट्स होगा ना, तो इस वे में ये गलत हो गया। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपनी इज, अब देखिए यहाँ पे द पार्टिसिपेंट्स तो कर दिया, पर यहाँ पे इज कर दिया, यहाँ पे आर होना चाहिए। अगर ए पार्टिसिपेंट करता है तो इज रहता है, अगर पार्टिसिपेंट्स करता है तो आर होना चाहिए। तो इसमें मैं आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपका अंडरलाइन वर्ड है, हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। चलिए पहले आपको
एंटोनिम जानने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्वाइल का मतलब क्या है। सर्वाइल, सर्व, देखिए सर्वाइल जो वर्ड है वो सर्व से बना है। सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना, है ना। ये कह रहे कि हेनरी इतना सर्वाइल है, यानी नौकर प्रवृत्ति वाला है, यानी किसी की भी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है ना। उसको बोलते हैं सर्वाइल, चाटुकारिता करने वाला आदमी, ठीक है, जी हजूरी करने वाला। अब अब इसमें होगा कि इसका एंटोनिम क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, एरोगेंट, सिपिस, बिकरिंग, कनिंग। देखिए एरोगेंट का मतलब होता है उदंड, अभिमानी वाला आदमी। तो अभिमान और उदंड आदमी कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं, सिपिस का मतलब क्या है, बिकरिंग, कनिंग का मतलब क्या है। तो दोस्तों सिपिस का मतलब होता है शर्मीला, शर्म करने वाला आदमी। सेम ऑप्शन नंबर सी है आपका, सिपिस हो गया शर्मीला। ऑप्शन नंबर सी बिकरिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर किसी से भी लड़ाई कर लेने वाला, झगड़ालू कह सकते हैं आप, है ना। और लास्ट ऑप्शन आपका कनिंग, कनिंग मतलब होता है धूर्त। ये सारे लिख लेंगे, आप इसको याद कर लेंगे। देखिए जब भी आप प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो आपको जो भी वर्ड नहीं आता है इन ऑप्शन में, उसको आप लिख लेना एक छोटे से कॉपी पे, और हर वीकेंड पे आप उसको बार बार रिवाइज करना, फिर आपको वो याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए थिंग फिट टू ईट, एक वस्तु जो खाने के लिए फिट हो, खाने लायक हो, उससे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी एडिबल। थिंग विच इज गुड फॉर ईटिंग, यानी जो डाइजेस्टिबल हो, आप उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसको बोलते हैं एडिबल। पहला ऑप्शन, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है आप किसी काम को करने के लिए योग्य हो, उसे एलिजिबल बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है डाइजेस्टिबल, ऐसा कोई चीज जिसे आप पचा सको, खा के पचाना, उसे डाइजेस्टिबल बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्यूरेबल, क्यूरेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सके, क्यूरेबल का मतलब होता है जिसका आप ट्रीटमेंट कर सके। चलिए बाकी ऑप्शन, अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का आपको मीनिंग बताना है। लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड का मतलब होता है कमजोर आदमी। ऑप्शन नंबर सी नॉट ब्रेव। देखिए कैसे याद करेंगे, लिली क्या होता है, लिली फूल होता है, और फूल क्या होता है, नाजुक होता है। तो नाजुक लोग ब्रेव कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेलस। जेलस का सिनोनिम बताना है। तो देखिए जेलस का मतलब होता है तत्पर, किसी काम को करने के लिए जो काफी उत्सुक हो, जिनके मन में लालसा हो, उसको बोलते हैं जेलस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्सुक, किसी काम को करने के लिए तत्पर। अब देखिए एक और जेलस होता है जो कि जे से शुरू होता है, JELOUS, जेलस। इस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। इस जेलस का मतलब क्या आता है, ईर्ष्यालु, जेलस फील करना, है ना। अब क्यों जेलस फील करना, अब एक और वर्ड होता है एनवियस, ENVIOUS, इनवेस, इसका भी मतलब होता है जलन। इस जेलस का मतलब इसलिए जलन होता है, सामने वाले के पास कोई ऐसा चीज है जो आपके पास नहीं है। मान के चलो किसी दोस्त के पास, मान के चलो किसी के पास कार है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो उसको उसकी कार देख के जलन फील होती है, ठीक है। और एक होता है एनवियस, एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु, जो बिना बात के किसी वजह के जो जलस फील करता है उसको बोलते हैं एनवियस। तो दोनों में फर्क ये है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका डिटैच, अटैच और डिटैच। अटैच का मतलब होता है जुड़ना, और डिटैच का मतलब अलग होना है, डिटैच मतलब अलग। तीसरा ऑप्शन है आपका, चलिए तीसरा ऑप्शन है आपका अपैथेटिक।
अपैथेटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट, दोनों सेम है, मतलब किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ना, समझ रहे हैं? ये हो जाएगा उदासीन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी आपको सिनोनिम बताना है इनडायरेक्टली, ठीक है, परसुएट का सिनोनिम बताना है। सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएट अदर्स, उसमें एक क्षमता थी, वो किसी को भी मनवा सकता है अपने बात के लिए, अपने काम के लिए। परसुएट का मतलब होता है किसी को अपने काम के लिए, बात के लिए राजी करना, मनवाना। चलिए ऑप्शन ए है हार्ट, हार्ट मतलब रुकना, नहीं होगा। ऑप्शन बी सप्रेस मतलब होता है किसी को दमन करना, दबाना, शोषण करना, ठीक है। आउटरेज मतलब होता है गुस्से में फूट पड़ना, गुस्से में गुस्सा हो जाना काफी, आउटरेज। और इम्प्रेस मतलब होता है किसी को इम्प्रेस समझ रहे हैं आप क्या होता है इम्प्रेस का मतलब, किसी को इनकरेज करना अपने काम करने के लिए, खुद को मतलब ऐसा उस पर प्रभाव डालना कि वो आपको, आपकी रेस्पेक्ट करे, आपसे मोटिवेशन मिले उसको बोलते हैं इम्प्रेस करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इम्प्रेस, परसुएट का सिनोनिम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको इसमें भी अंडरलाइन वर्ड है इनकलकेट, और इस इनकलकेट का आपका सिनोनिम बताना है। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। हम बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जो भी हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं वो हम उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, उनके अंदर वो चीज़ को स्थापित करते हैं। कैसे करते हैं? इनकलकेट का मतलब है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके, रिमेंबर, याद करवा के, रिवाइज करवा के इनकलकेट करना, ठीक है, इनकलकेट। अब इसका सिनोनिम कौन सा होगा? पहला है इन डेंजर, इन डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरे में। इंस्पायर मतलब होता है इंस्पायर करना, किसी से मोटिवेशन लेना। ऑप्शन सी इंस्टिल हो जाएगा इसका सिनोनिम, इनकलकेट का सिनोनिम हो जाएगा इंस्टिल, किसी में कोई चीज स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आयात होता है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बताना है, कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो आपका सेंटेंस है ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनी पेयर। तो अब देखिए इसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब का विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, विल और नॉट को एक साथ आप क्या बोलते हैं? वॉन्ट बोलते हैं। तो विल नॉट के साथ क्या होगा? वॉन्ट बी, वॉन्ट बी आपका देखेंगे कहाँ पे है एक साथ। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका वॉन्ट बी मिल गया, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं। पहला तरीका है चेक करने का, वॉन्ट बी कहीं नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेटर चॉइस वॉन्ट बी रिसीव्ड बाई हिम देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। कह रहा है कि वो कोई भी बेटर चॉइस नहीं रिसीव करेगा इससे, कहीं भी इससे मतलब बेटर चॉइस आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपका फीबल का सिनोनिम बताना है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। अब इसमें कमजोर सिनोनिम कहाँ है? वीक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनहीडफुल का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, अनहीडफुल मतलब ध्यान नहीं देने वाला। हिड का मतलब होता है ध्यान देना, उसमें अन लग गया तो नहीं ध्यान देना, और अनहेडफुल मतलब ध्यान नहीं देना। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। बेनफुल और बेलफुल दो वर्ड होते हैं, एक होता है बेलफुल और बेनफुल, दोनों का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? बेल समझते हैं, आजकल बेल पत्थर का जूस बहुत मिल रहा है, ऐसा बड़ा सा होता है। अगर मान के चलो बेल का फल पेड़ से टूट के किसी के सर पे गिर गया तो क्या होगा? वो हानिकारक हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे बेल से।
बेल का फल अगर किसी के सर पे टूट के गिरता है तो वो सर फूट सकता है, तो क्या है, हानिकारक है, डिस्ट्रक्टिव है। बेलफुल मतलब है हानिकारक या बेनफुल, दोनों ऐसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में बताने हैं आपको करेक्ट स्पेलिंग क्या है। एसोसिएशन वर्ड है, एसोसिएशन का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी में है, ASSOCIATION, एसोसिएशन मतलब संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। ये जो एक सेंटेंस दिया गया, इसमें अंडरलाइन इडियम दिया गया, इस इडियम का मीनिंग जो है वो किस सेंटेंस में प्रॉपर वे में दिया गया है, 4 ऑप्शन में। पूछे ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट। इडियम होता है टाई वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जो भी हो सकता है, अप इन नॉट, यहाँ पे वन सेल्फ अप इन नॉट। देखिए खुद को नॉट मतलब होता है गांठ या कंफ्यूजन, है ना, खुद को कंफ्यूजन में डाल देना, खुद को मतलब कंफ्यूज कर लेना, इसका मीनिंग होता है ना। अब आप अपने आप को रस्सी में बांध देते हो, है ना, इस इडियम का लिटरली मीनिंग तो ये होता है, पर आपका मीनिंग क्या होता है इसका, खुद को कंफ्यूज करना। तो इसमें देखें किस ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो ऑप्शन नंबर बी जब आप पढ़ेंगे, बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। चलिए आपको 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में PQRS है, पैरा जम्बल्ड है ना। देखिए पैरा जम्बल्ड को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आप जब टेस्ट दे रहे होते हैं, पहले तो आपका टेस्ट लेने का तरीका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं कैसे टेस्ट देता था, सबसे पहले जीके जीएस हो गया, उसके बाद मेरा आता था इंग्लिश, उसके बाद आता है रीजनिंग, उसके बाद आता है मैथ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम दे देते टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको याद है तो सही आंसर लगाना है, नहीं याद है नहीं लगाना, तो इसमें टाइम आपका जो है वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप रीजनिंग 5 से 6 मिनट में, सॉरी मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जीएस की बात कर रहे हैं, सॉरी जीएस आप 5 से 6 मिनट में कर लेते हो। उसके बाद इंग्लिश की बारी आती है, इंग्लिश आपका 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग 12 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बाकी जो टाइम बचता है वो मैथ पे देते तो आप। ये एक बेटर सीक्वेंस है टेस्ट को अटैम्प्ट करने का। अब बात करते हैं PQRS को कैसे अटैम्प्ट करें। देखिए PQRS को पहले 4 सब्जेक्ट, जो 4 आपके ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में पहले देखेंगे, या तो कहीं सबका जो ऑप्शन है एक ही सेंटेंस से तो नहीं स्टार्ट हो रहा ना। देखिए ADBC यानी सबसे स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप इसमें सर्च करेंगे कि कोई ऐसा पहला जो होता है किसी टॉपिक को स्टार्ट करता है, शुरुआती। PQRS क्या होता है, किसी टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पहला सेंटेंस आपका प्रोनाउन नहीं हो सकता है ना। तो इसमें देखना है कि कोई टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप चारों पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आपको देखेंगे कि कौन स्टार्टिंग कौन कर रहा है, किसी टॉपिक का स्टार्ट कर रहा है। तो आप पहले ऑप्शन नंबर ए से पढ़ेंगे, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स then used local deposit of ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implements and tools for daily use. The smelting was done by, देखिए अब स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन व्हाइल वुमेन वर्कड ऑन द बेलोस पंपिंग एयर दैट कीप्ट द चारकोल बर्निंग। ऑप्शन सी है, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन till the end of 19th century. Production of wood steel required a highly specialized technique of refining iron. अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसने एक टॉपिक का आगाज किया है, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील। वुड स्टील का जो उत्पादन है उसके लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की आवश्यकता होती है, जिसमें आयरन को रिफाइन किया जाता है। तो ये एक टॉपिक का शुरुआत होता है। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है यहीं से शुरू होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे डी लगा लेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाकी और कोई ऑप्शन स्टार्ट हो ही नहीं रहा डी से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, केवल ये स्टार्ट हो रहा है बाकी नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इजीली लगा के आंसर निकल लेंगे, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है उतना। अगर ऑप्शन और मैच करता, मान के चलिए 2 ऑप्शन डी रहता है, 2 ऑप्शन में डी से स्टार्टिंग होती तो फिर आप सबको देखते, और डी के बाद क्या आएगा सी, कह रहे कि बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में स्मेल्टिंग आयरन काफ़ी एक्सट्रीमली कॉमन आम बात था। पहले गांव-गांव में भी हर जगह स्मेल्टर हुआ करते थे, भट्टी होती थी, एक ऐसे बड़ा सा ये बना रहता था गैस का गुब्बारा, इसमें सिक्कड़ लगा रहता था जो कि कोई यहाँ पे, और फिर वो एक खंबे से अटैच रहता, फिर यहाँ पे वो सिक्कड़ से कोई खींचता तो बार बार ये बड़ा फूलेगा, तो और यहाँ पे चारकोल रहता था जिसमें आग लगता, इसमें हवा लगता था तो फिर ये जलता था, फिर यहाँ पे कोई बैठ के पर्सन इसमें अपना लोहा जो है वो गर्म करता था, पिघलाता था, जो भी करता था, ठीक है। यहाँ पे कोई औरत होती थी, वो इसे बार बार खींचती थी ऊपर नीचे, तो ये ऐसा करके भट्टी हुआ करता था, गांव में हमारे था, तो हम मुझे इसलिए याद है। अब बाकी ऑप्शन देखिए, इसके बाद ये आएगा इन बिहार, बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार इन सेंट्रल इंडिया में पर्टिकुलर एवरी हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर हुआ करते थे जो लोकल डिपॉजिट को इस्तेमाल करते थे। गांव में जैसे कि खेत जब कटाई का सीजन आता था तो जो हसुआ होता है, दराती होता है, उसमें धार देने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आपका PQRS है, तो इसमें भी आपको सर्च करना है कि आपका ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको PQRS बताना है। तो PQRS में सबको आपको जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले सर्च करना है कि कोई भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग कैसे होता है। आपको क्या करना, देखिए 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनका आपको सीक्वेंस मिलाना है कि पहले क्या हो सकता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, है ना। मान के चलिए रामायण है, रामायण का किसी कोई ऐसे बता रहा है कि राम ने रावण को मारा, राम जंगल गए, राम का जन्म हुआ, राम की शादी हुई, 4 सेंटेंस है, पर इनका सीक्वेंस क्या है, सेम नहीं है। तो आप पहले बैठाएंगे राम का जन्म हुआ, उसके बाद राम की शादी हुई, फिर राम जंगल गए, फिर राम ने रावण को मारा, है ना। उसी तरीके से इसमें चारों सेंटेंस को शिफ्ट करना है, एडजस्ट करना है, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखिए पहला सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है, चौथा सेंटेंस भी ही से स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है, जैसे मान के चलो चारों सेंटेंस ही से ही स्टार्ट हो, तो उनमें से कोई स्टार्टिंग करने वाला हो सकता है, पर 2 सेंटेंस है तो अमूमन इन दोनों में से स्टार्टर कोई नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन में ए और डी जो है वो नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे बी और सी की बात करेंगे। बी में बी क्या, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1770 द आयरन फाउंड्रीज इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑफन विजिटेड बाई अ थीन मिडिल एज्ड मैन विथ ए नोटबुक। यहाँ पे एक शुरुआती में जिक्र हुआ है एक आदमी का, ठीक है, फिर उसी के लिए बाद में ही का इस्तेमाल हुआ है, ए चाहे डी में, है ना। तो ये तो ठीक है। 1717 के टाइम पे आयरन फाउंड्रीज का मतलब होता है ढलाई घर, जहाँ पे लोहे को पिघलाकर उसे अलग अलग सांचों में, अलग अलग मोल्ड में ढाला जाता है ना, उसको बोलते हैं फाउंड्रीज। तो दूर के डिस्ट्रिक्ट में ऑफन एक पतला सा आदमी एक नोटबुक के साथ जाया करता था अपना आयरन फाउंड्रीज में। नोटबुक लेकर क्या करने जाएगा, वहाँ के डिटेल्स, वहाँ का जो भी है अपना रिपोर्ट हर मंथली जाता होगा, वीकली जाता होगा रिपोर्ट लेने के लिए, है ना। कोई ऑफिसर रहा होगा, कोई सॉरी वहाँ का जो कर्मचारी रहा होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो सकता है ना। अब बात करते हैं बी से शुरुआत अगर होता है, और एक अब हम ए के बारे में ही पढ़ लेते हैं, तो ए तो नहीं होगा। सी की बात करते हैं। 3 cauldrons were next prepared under his directions। तो पहले आपका ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा। देखिए सीक्वेंस पढ़ते हैं, बी से चलिए मान के चलो शुरू होता है हमारा, है ना। एक बार देखते हैं सेट करके, बी से स्टार्ट करते हैं, चलो बी से स्टार्टिंग है एक। अब उसके बाद आपका बी 2 ऑप्शन है, ए और सी बी वाले ऑप्शन है, एक ये है एक ये है। तो बी के बाद डी आएगा कि सी आएगा, ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं डी की, पढ़ते हैं। ही वुड वेट आउट 2 pounds ऑफ आयरन। सॉरी मैं बताना भूल गया, देखिए अब आदमी का जिक्र होगा तो ऑब्वियसली उसके बाद प्रोनाउन वाला चीज आएगा, तो ऑप्शन डी
या ए है? तो ऑप्शन डी, बी वाले ऑप्शन में केवल ऑप्शन डी ऑप्शन ए में है ना? तो ऑप्शन डी वाले ए ही होगा। ही वुड वेट 2 pounds of iron, have them heated till they were red hot and then wet them again। वो क्या करता था कि 2 पाउंड का लोहा लेता था, फिर उसको हीट करता था जब तक वो रेड हॉट हो जाता था, फिर उसको फिर से वेट करता था। तो ऑप्शन बी के बाद डी, उसके बाद ए, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द अमाउंट अंटिल ही हैड वेट अप टू 1000 pounds। ये एक्सपेरिमेंट को तब तक करता था जब तक कि ये जो लोहा है वो 1000 पाउंड का ना हो जाए। ऐसे ले लेके 1000 पाउंड तक लोहे को इकट्ठा करता था वो गर्म करके। फिर उसके बाद सी आपका जाएगा 3 cauldrons were next prepared under his direction। उसके डायरेक्शन में 3 cauldrons तैयार किए जाते थे। ऐसे 3 बड़े बड़े, मान के चलिए कुछ एक स्टोर रखने वाला, इसमें ऐसे 3 बड़े बड़े तैयार किए जाते थे लोहे के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपका समझ में आ गया, एक पतला दुबला आदमी है जो कि आता है, उसके बाद वो वेट करता है लोहे का, उसके बाद ये उसको रिपीट करता है, फिर उसके बाद उससे 3 कॉलड्रन तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी। देखिए यहाँ पे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, जब अगर लगता है तो एज नहीं आएगा वहां पे। सो ब्यूटीफुल, देखिए 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक सो बीच में कुछ सो एज, और एक होता है एज एज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस क्या आता है, यानी जिसमें नॉट लगा हो, और ये सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी। वो मोर की तरह सुंदर लग रही थी, यानी वो मोर की तरह सुंदर है ब्लू साड़ी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 19 और 20 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। PQRS इसमें भी है, आपको सेट करना है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं सी और बी। सी और बी से चारों ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम सी और बी पढ़ेंगे। पहले बी पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड और नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। सी ऑप्शन है, एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन। अब देखते हैं बी और सी में से कौन सा पहले होगा। देखिए पहला आपका बी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इट, सी ऑप्शन में जब आप देखेंगे इट इज फैशन्ड, भैया ये इट किसके लिए आया आपको पहले से तो पता है नहीं, तो ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ट्राई कलर का स्टार्ट, बिल्कुल उसको एक नए टॉपिक का इजाद हो रहा है, इसमें तिरंगा के बारे में बता रहा है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा पहला सीक्वेंस में। अब बी में देखिए सी और डी जो ऑप्शन है जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सी और डी दोनों है, बी के बाद सी है और डी भी है, तो हम सी और डी दोनों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा सी होगा पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद यही आएगा कि जो हमने अपनाया है तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को, जिसका मत ट्राई कलर होता है तिरंगा, जिसमें 3 कलर को हम तिरंगा बोलते हैं, वो क्या है? वो एक सिंबल है नेशनलिज्म का, आज़ादी का, जो खादी से बना था, विच इज डोमेस्टिकली स्पोन इंडियन कॉटन, जो कि भारत में डोमेस्टिकली घरेलू रूप से कॉटन का, मतलब पहले गांधी जी ने क्या किया था, खादी उद्योग का प्रारंभ किया था, तो उसमें लोग क्या करते थे, चरखे से खादी कपड़े बुनते थे, उसी से तिरंगा बनाया गया था, है ना। उसके बाद इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विथ, और ऑप्शन ए पढ़ेंगे, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफ्रॉन विच सिम्बलाइज पावर एंड करेज। जिसे इसमें देखिए 3 स्ट्रिप का बात कर रहे हैं, केसरिया, उजला और हरा होता है ना। अब कह रहे उन तीनों में से जो पहले ऊपर वाला होता है, जो सैफ्रॉन कलर का होता है, वो पावर और करेज को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति और साहस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबको
डी के बाद ए होगा डेफिनेटली, तो डी के बाद ए किस में है, ऑप्शन सी में है, डी के बाद ए होगा ना। अगर मान के चलो आपको बी के बाद सी होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको डी के बाद ए का रिलेशन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि किसका रिलेशन बैठ रहा है किसके साथ, कौन सेंटेंस किसके बाद आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टेक्निक है जो आप इस्तेमाल करके PQRS को कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। होमोनिम बताना है। देखिए होमोनिम का मतलब होता है एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होंगे पर उनका मीनिंग अलग अलग होगा सबका। देखिए सेंस, सेंट, सेंस, सेंट्स, है ना, होमोनिम्स ये बोलते हैं। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज, क्या फॉलो करेगा, सेंस। सेंस का मतलब होता है कॉमन सेंस यानी समझ, ये तो होगा नहीं। दूसरा है सेंट, सेंट मतलब होता है खुशबू, सेंट का होता है खुशबू। तो कुत्ता क्या करता है, किसी के खुशबू को फॉलो करता है, सेंट को नाक से सूंघ सूंघ के उसको फॉलो करता है, हाइनाज को उसको खुशबू से फॉलो किया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, सेंट होगा। बाकी ये सेंस है, CENS, सेंस का मतलब होता है अगरबत्ती जो जलाते हैं, स्टिक, अगरबत्ती होता है जो पूजा पाठ करने वाला होता है। और चलिए चौथा ऑप्शन है आपका सेंट्स। सेंट यानी एक इकाई है मुद्रा की, जैसे हमारा रुपया होता है डॉलर, उसी तरीका से सेंट्स जो कि US कनाडा में यूज होता था, जो कि डॉलर का 100वें हिस्सा के बराबर होता है। अगर 100 सेंट्स जोड़ेंगे तो $1 का निर्माण होगा, है ना, यानी $1 इक्वल टू 100 सेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आ गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोज टेस्ट दिया गया है। तो ये क्लोज टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या है, कैसे क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए आपके पास से क्या होता है, एक बार बिना फिलअप किए पढ़ने से क्या था, आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि इसमें किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, जिससे आपको फिलअप करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो पहले हम एक बार ऐसे ही पढ़ लेंगे। ह्यूमन लाइफ is dash a unique blessing which in turn depends on the dash of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he softer peaceful coexistence. तो ये आप एक बार खुद से ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बिना फिलअप किए हुए पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा मैं आपको ये फिलअप कर देता हूँ। चलिए तो पहला हमारा है ह्यूमन लाइफ इज यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सेल्फ। तो जो पहला फिगर है क्वेश्चन नंबर 21, तो देखिए ह्यूमन लाइफ इज के बाद क्या आता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, वर्ब में ING लग सकता है, अगर पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो ING लगा सकते हैं। दो ही ऑप्शन है आपके पास, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कंसीडरिंग या कंसीडर, क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो खुद समझता है नहीं, वो कोई मनुष्य तो है नहीं। ह्यूमन लाइफ खुद तो चीज को समझेगा नहीं, तो ह्यूमन लाइफ को समझा जाता है, माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड, मनुष्य के जीवन को माना जाता है, ह्यूमन लाइफ खुद नहीं समझ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, विच इज टर्न्स डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, जो कि इस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। देखिए अब यहाँ पे हमें चाहिए नाउन, ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, खुद के किस चीज पर डिपेंड करता है, विटनेस, नोन, अवेयरनेस, अवेयर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, अवेयरनेस, जो खुद के जागरूकता पर निर्भर करता है। नोन मतलब जान पहचान का, विटनेस मतलब गवाह होता है, अवेयर का मतलब ये होता है जागरूक, तो ये तो वर्ब हो गया, ये तो होने से रहा, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है,
नो नो, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो आपका विटनेस और अवेयरनेस में से ऑप्शन हो जाएगा अवेयरनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ, वो मनुष्य जो खुद से अनजान है, कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन ही सॉफ्टर पीसफुल। यहाँ पे सॉफ्टर नहीं है, फोस्टर है, सॉरी यहाँ गलत, इसका गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे है फोस्टर, सॉफ्टर नहीं है, ठीक है, ये सॉफ्टर नहीं है आपका, इसके बाद में आपका ये है फोस्टर। तो कह रहा है कि वो मनुष्य जो खुद से अनजान है, ना तो वो एक पीसफुल जीवन जी सकता है, ना ही वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। को एग्जिस्टेंस क्या है आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। We have to link our soul with God and body with the physical world of for substance। समझ गए, यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये है आत्मा और परमात्मा का एक साथ विद्यमान होना। वी हैव टू लिंक आवर सोल, हमें अपने आत्मा को भगवान के साथ एंड बॉडी और शरीर को फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस के साथ जोड़ना होता है, लिंक करना होता है। We have to link our soul with God and body with the physical world of substance। आगे पढ़ते हैं। Dash the formless God is invisible to the naked eye, our mind often wanders wherever it goes। तीसरा ऑप्शन है आपका क्या होगा, since from as per for। देखिए अगर यहाँ पे दो चीज होती है, यहाँ पे अगर हम सीन्स लाते हैं तो एक कॉमा आता है, सीन्स के बाद कॉमा आता है, ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे आपका सीन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब आप कोई रीजन बताते हो फिर उसका रिजल्ट बताते हो, क्या होता है, चूंकि ये है तो ऐसा है ना, तो यहाँ पे सीन्स हो जाएगा। कैसे देखिए कैसे मीनिंग बनेगा, सिंस यहाँ पे हो जाएगा सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू नेक्ड आई, चूंकि ये जो निरंकार भगवान है वो आंखों से दिखाई तो देंगे नहीं, देखे नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो और माइंड ऑफन वंडर्स वेयर एवर इट गोज, इसलिए इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमारा जो मन है जहां भी जाता है ये उनको ढूंढता है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन। अब इसमें क्या हो सकता है, एज ए रिजल्ट, एज ए रिएक्शन, कॉजिंग, एज ए रीजन। क्या साफ साफ पता चल रहा है, एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम ये होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ के बताते हैं। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है कि वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर डिवाइन, इसलिए हमारे अंदर प्यार नहीं पनपता है उनके लिए। अनेबल टू डेवलप एनी लव, हमारे अंदर प्यार का विकास नहीं होता है डिवाइन के लिए। डिवाइन का मतलब गॉड, भगवान। आगे पढ़ते हैं। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मेन एंड लॉसेज इट ग्रेविटी। जो धर्म है लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, जैसे कि स्वर्ग से जो वाइट कलर का प्रकाश है, वाइट कलर की प्रकाश से वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स टू, ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक्स इनटू। तो यहाँ देखिए ये जो लाइट है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ब्रेक इनटू और ब्रेक्स इनटू। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक इनटू होगा तो ब्रेक्स इनटू। एंड रिलीजन लाइक दैट वाइट लाइट्स ऑफ हेवन, तो वाइट लाइट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका
सिमिलर रहेगा ब्रेक्स इनटू, जो स्वर्ग की जो रोशनी है वो मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन में टूट जाती है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है बाय द प्रिज्म ऑफ मेन, मनुष्य रूपी प्रिज्म पे पढ़ने के बाद, प्रिज्म ऐसा होता है, आपको साइंस में पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो प्रिज्म पे जब लाइट ऐसे पड़ता है, सूरज की रोशनी आती है, तो वो अलग अलग कलर्स में 7 कलर में बढ़ जाती है, विबग्योर, जिसे हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की बात नहीं होती, यहाँ पे अलग सेंस में बात हो रही है कि जो स्वर्ग रूपी जो रोशनी है, रिलीजन धर्म की जो स्वर्ग रूपी रोशनी जब मनुष्य पे अलग अलग मनुष्य पे पड़ती है तो अलग अलग कलर में विभक्त हो जाती है और वो अपनी मेन ग्रेविटी को खो देती है। अगला पढ़ते हैं आगे, इंस्टीड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स ए मेजर डिवाइडिंग फोर्स, बदले में इसको जोड़ने के बजाय ये एक डिवाइडिंग फोर्स बन जाता है, बांटने वाली ताकत बन जाती है। जो स्वर्ग रूपी रोशनी है, सबकी अलग अलग धर्म है, अलग अलग मानसिकता है, फिर ये लोगों को जोड़ने के बजाय लोगों को तोड़ने का काम करता है। फ्रेंच फिलोसोफर टेल हार्ड डे Caldrin, thinking deeply on meaning of our existence and relationship with the divine, expounds, we are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience। कह रहे हैं कि फ्रेंच के एक फिलोसफर हैं जिनका नाम ये है टेल हार्डे चर्लिन, वो सोच रहे हैं डीपली, ये जो को एग्जिस्टेंस हमारा एग्जिस्टेंस है और विद डिवाइन, ये जो स्पिरिचुअल है, भगवान है, गॉड है, जो भी है, इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तो उन्हें ये पता चलता है। एक्सपाउंड का मतलब एक्सप्लेन करना, बताना, कि एक्सपाउंड का मतलब विचार करना, मनन करना, चिंतन करने के बाद उनको ये पता चलता है वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हम मनुष्य नहीं हैं जो जिनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, जिनको अध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक बीइंग है जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मनुष्य हम लोग अनुभव ले रहे हैं, इनका कहना ये है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमारा ये सीरीज कैसा लगा, जो भी अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं कुछ गलत या मिस्टेक हुआ होगा तो ट्राई करेंगे अगले सेशन में बेहतर इससे और बेहतर करें, और धीरे धीरे चीज़ अपने आप बेहतर हो ही जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आजकल है परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, आपको देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।